राइट दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स लर्निंग। आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप अर्दवान ने फिर से एक बार कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है इंडिया के कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाकर। इसके इंडिया और टर्की रिलेशंस पे क्या इफेक्ट होंगे, इसके अलावा टर्की और पाकिस्तान का जो फैक्टर है वो इंडिया की जियो पॉलिटिक्स पे कैसे इंपैक्ट करेगा, इस पर हम लोग एक बार नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेसिप अर्दवान ने कहा क्या एक्चुअली। ही इज़ बेसिकली सेइंग कि देखो, हम लोग जो 74 ईयर्स का पुराना कश्मीर का प्रॉब्लम है उसमें हम लोग हमारा स्टांस मेंटेन करके रखते हैं कि पार्टीज़ के बीच में डायलॉग होना चाहिए थ्रू एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिलेवेंट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन। अभी देखो, एक सिंपल सी बात है, टर्की यूजुअली अपने स्टैंसेस को चेंज करते आया है। मतलब 1948 से लेकर 2000 तक का, सन 2000 तक का टर्की की पॉलिसी हमारे खिलाफ हॉस्टाइल रही थी। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। क्यों रही थी? उसके दो रीजन से हम बात करेंगे। इसके अलावा 2000 के बाद थोड़े से रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज हुए और 2017 में जब रेसिप अर्दवान ही केम ड्यूरिंग द 2017 ईयर एंड देन वहाँ पर इकोनॉमिक टाइज को डेवलप करने की बात हुई थी। तब तक का सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2017 के बाद से टर्की और इंडिया के रिलेशनशिप्स फिर से खराब हो चुके हैं। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि बार बार रेसिप अर्दवान क्या कर रहे हैं कि कश्मीर के इशू को, जो हम लोगों ने आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको स्क्रैप किया है, उसके ऊपर बार बार ये अपनी आवाज़ उठाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो जाए, हाईलाइट हो जाए। अब इंटरनेशनलाइज और हाईलाइट करना इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात है, लेकिन प्रो पाकिस्तान होकर, बायस होकर जब ये बात करते हैं तो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को से मलाइन करने की कोशिश करते हैं, इसे खराब करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ कश्मीर इशू के साथ साथ इन्होंने रोहिंग्या और युगुर मुस्लिम्स का जो प्रॉब्लम है उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है। एक्चुअली हाईलाइट क्या किया है? उन्होंने बताया कि चाइना जिस तरह से युगुर मुस्लिम्स की एट्रॉसिटीज़ करता है, उनके राइट्स को हनन कर रहा है, इसके अलावा रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर भी जो वहाँ की जुंता मिलिट्री है म्यांमार में, वो उनके राइट्स को हनन कर रही है, इसके ऊपर हाईलाइट किया। और इनके साथ कश्मीर की तुलना कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर की तुलना करने के साथ साथ जब कश्मीर में स्थिति फिर से नॉर्मलाइज हो रही है, ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू शो कि इंडिया जो है वो किस तरह से चाइनीज़ और म्यांमारीज टायरेंट्स जो है वहाँ के, जो वहाँ पर अत्याचारी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट अट्रॉसिटी करती है, उसके साथ इंडिया का कंपैरिजन कर दिया। और इंडिया की इमेज को एक टायरेंट की तरह मुस्लिम्स के खिलाफ जानबूझकर ये इनडायरेक्टली प्रेजेंट करने का तरीका है। भले इनका इंटेंशन सही हो या ना हो, लेकिन इनकी एक हिडन पॉलिसी है जिसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे कि क्यों बार बार रेसिप अर्दवान ने इतना रैडिकल मूव, रैडिकल स्टैंस ले रखा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि रेसिप अर्दवान जो है, ही इज़ बेसिकली इंटेंडेड, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो इंटरनेशनल इमेज है वो खुद को एक मुस्लिम लीडर, डी फैक्टो मुस्लिम लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली कन्वेंशनली सऊदी अरेबिया वर्ल्ड के मुस्लिम देशों का लीडर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसे भी बनाने में सऊदी अरेबिया की एक बहुत अच्छी भूमिका रही है। ओके और सऊदी अरबिया यूजुअली ऐसे मुस्लिम देशों की हेल्प करता है, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करके, प्लस दूसरे फोरा में उनको सपोर्ट करके, प्लस उनको काउंटर टेररिज्म में और दूसरी चीज़ों में हेल्प करके। लेकिन रेसिप अर्दवान का बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है। वो ये 2017, 16, 15 से एक का पॉलिटिकल स्टैंस ले रहे हैं जो इंटरनेशनली, जिसमें वो बार बार मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसमें कहाँ पर फ्लॉज है और मुस्लिम्स क्यों अभी भी डिवाइडेड है और उनको साथ में आना ज़रूरी है। और इसके चलते पाकिस्तान और मलेशिया जैसे और कुछ देश हैं वो मिलकर रेसिप अर्दवान को हेल्प कर रहे हैं इस मामले में। ओके, इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सुपरसीड द पोजीशन ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की पोजीशन जो है उसको रिप्लेस करके अर्दवान बार बार इस चीज़ को ये आइट्रेट इसलिए करते हैं ताकि वर्ल्ड उनको एक डी फैक्टो लीडर माने। अब वर्ल्ड माने नहीं माने, लेकिन इस्लामिक कैलिफेट के तौर पे उनको इस्लामिक पॉपुलेशन बिल्कुल मानेगा। दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग इट। ओके, इसके अलावा अर्दवान का हम लोगों ने इंटेंशन देख लिया, डी फैक्टो लीडर बनना है। अब इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले ये और एक चीज़ देखनी है हमें कि अर्दवान का इंटेंशन वो कैसे फ्रुक्टिफाई कर रहे हैं, कैसे, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे देखो, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जाकर आप मॉस्क बना दी मुस्लिमों के लिए। ओके, और दूसरे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर मुस्लिमों की बातें होती है जो स्टेट बेस्ड इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे इंडिया का इंटरनल इशू है कश्मीर का इशू, या फिर आपका अफगानिस्तान का इशू है जिसमें उन्होंने तालिबान का सपोर्ट कर दिया कि तालिबान भी अफगानिस्तान का पार्ट है। दूसरा सीरिया का इशू हो गया, उसके अंदर वो इंटरवेंशन करते हैं। अब इंडिया के इंप्लीकेशंस क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, टर्की और इंडिया की एक बहुत ही अच्छी खासी हिस्ट्री रह चुकी है। 1948 में हमने देखा था। अब मैंने बताया था आपको दो फैक्टर है कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब 1948 में शुरू हुए, उसके बाद से दो फैक्टर है जो इनके टेंशन्स के कारण बने हैं। सबसे पहला है कि टर्की का प्रो पाकिस्तान होना कश्मीर इशू पे और बहुत सारे इशू पे, क्योंकि टर्की हमेशा से नेटो का मेंबर रहा है और इसमें टर्की ने यूजुअली पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की है कश्मीर इशू पे। और जब नेटो के मेंबर हम लोग नहीं बने, बगदाद पैक्ट के मेंबर हम लोग नहीं बने,
और हम लोग सोवियत यूनियन यानी नॉन अलाइंड और सोवियत यूनियन के साथ हमारी फ्रेंडलीनेस थी, तो टर्की ने यूजुअली हमें एक एनिमोसिटी यानी हॉस्टाइल नज़रों से देखा है। और ये कब तक चला? 2000 तक का। कब तक? जब तक अब ब्यूलियंट एसेविट, ये उनके टर्की के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की जो कू की थी, पाकिस्तान में तख्ता पलट दिया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था और इंडिया के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद हमारे रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए। अब 2008 में क्या होता है, यही रेसिप एर्दोगान ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर बन के इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आते हैं। इसके बाद ट्रेड की रिश्ते बढ़ते हैं और 2017 में जब रेसिप एर्दोगान इंडिया में विजिट करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमारा जो ट्रेड है वो 6 बिलियन से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स तक का लेकर जाना है 2020 तक का। ऐसा टारगेट रखते हैं, लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। अब इनका इंडिया और टर्की का करंट ट्रेड है 8.7 बिलियन डॉलर और इंडिया जो है वो टर्की का साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा पीएम ने 2019 में एक विजिट थी जो कैंसिल कर दी और यही कश्मीर इशू के आसपास ही टर्की के प्रेसिडेंट ने फिर से आर्टिकल 370 के स्क्रैपेज को उसकी क्रिटिसिज्म की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरी की पूरी जो विजिट है 2019 की उसको कैंसिल कर दी। बहुत अच्छी डील होने वाली थी, 2.3 बिलियन डॉलर की नेवल डील, उसे भी कैंसिल कर दिया। टर्किश डिफेंस कंपनी के साथ थी ये डील, ठीक है। तो इंडिया ने टर्की को बार बार कंडेम भी किया है, वॉर्न किया है। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा कि 2020 में कोविड सिनेरियो है और उस चीज़ इतनी प्रॉब्लम फैली हुई है देश भर में, उस पर ना ध्यान देते हुए टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाकर कश्मीर के इशू को रेस कर रहे हैं। फिर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रविश कुमार जी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया और ये था कि जब कोई इतिहास और डिप्लोमेसी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं लगता है, उसे समझता नहीं है, तभी ऐसे रिमार्क्स निकाले जाते हैं। और इस जो डेवलपमेंट ये टर्की के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसका हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा गहरा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब जानने के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है? एक इन जनरल कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये है कि टर्की और इंडिया के रिलेशंस पहले 48 से लेकर 2000 तक का ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक थे, उसके बाद 2000 से लेकर 2017-16 तक का ठीक रहे। 2017 के बाद से जो रेडिकल रूप यानी टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप एर्दोगान ने ये अपनाया है, इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल और इस चीज़ की वजह से एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे सामने आती है जो है पाकिस्तान फैक्टर। अब ये पाकिस्तान फैक्टर क्या है? देखिए, टर्की और इंडिया की रिलेशनशिप में जब खटास आई है, जब द रिलेशनशिप्स हैव बीन डाउनग्रेडेड, एकदम कम्प्लीटली डिटेरियरेट हुए हैं, तब पाकिस्तान ने और चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप्स अच्छे हुए हैं। ये कैसे हम कह सकते हैं? बार बार आप ध्यान से देखेंगे, जब ऐसा कुछ हुआ है तब टर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स है अच्छे होने की वजह से उनके बीच में डिफेंस डील्स हुई है, काफ़ी तरह की एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट की मिलिट्री पैक्ट्स भी हुई है, जिस चीज़ की वजह से टर्की और इंडिया के लिए रिलेशंस और ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान हमारे एक आप कह सकते हो राइवल नेशन जो बार बार टेररिज्म को सपोर्ट करके इंडिया की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है। और इस केस में इंडिया की यही उम्मीद रहनी चाहिए कि टर्की के साथ रिलेशनशिप ना ख़राब हो। सो बेसिकली एक पाकिस्तान फैक्टर को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इंडिया को ये वाली चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और टर्की ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाने के साथ साथ ऐसा भी सोच रखा है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सके। सो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया बेसिकली हमारे जो प्रो इंडियन मुस्लिम लीडर्स है, जिनका ग्लोबली काफ़ी एक अच्छा एक्लेमेशन रहा है, उनको कह सकता है कि आपके जो विचार है, आप मुस्लिमों के रिलेटेड इंडियन मुस्लिमों की क्या विचारधारा है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस शुड बी केप्ट फॉरवर्ड। और ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि एक सेक्युलर इमेज जो इंडियन गवर्नमेंट की या फिर आप कह सकते हो नेशन की है, ये चीज़ सामने आ सकती है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमारी जो डिप्लोमेटिक लिंकेजेस होती है और बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, उसे यूज़ करके सऊदी और यूएई दे आर द इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन्स। कौन सा रीजन? वेस्ट एशिया का मेना रीजन्स, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, वहाँ पर ये कर सकते हैं। हमारी रिलेशनशिप सऊदी एज अ बेनोवलेंट एंड रियल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इसके साथ अच्छी हो सकती है, यूएई के साथ ऑलरेडी अच्छी है, और हम इसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि टर्की को हम लोग एक चेक दे सके, एक बैलेंस ऑफ पावर जो होता है उसको मेंटेन कर सके। सो बस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट करती है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली बेनिफिशियल कि किस तरह से हम लोग टर्की के ये जो जियोपॉलिटिकल गेम्स है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे सके। So this was it for today's video. If you like this video, kindly share it with your friends and just suggest me कि आपको कोई और दूसरे टॉपिक्स पे कौन सी वीडियो पसंद है. So I will start making those videos on those specific topics. Thank you so much for watching. Keep learning. Take care. Bye bye.